Okay, let's start with next question. Question number 13. A piece of solid weighs 120 gram in air, 80 gram in water, and 60 gram, not kilogram, 60 gram in liquid. The relative density of solid and that of liquid are respectively. सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो, आपके पास एक पीस ऑफ सॉलिड है. So let's say I have a piece of solid. मेरे पास एक बॉल है, मान लो this is a piece of solid. Okay? जब इसको मैंने एयर में रखा है तो एयर में इसका मास या फिर वेट कैसे फाइंड करते हो? मास को जी से मल्टीप्लाई करते हो. ओके, तो इसका जो वेट है इन एयर इज 120 ग्राम्स जी ग्राम्स. ओके, या फिर इसको मान लो कि 120 इंटू जी वेट बन गया. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया मास को तो वेट बन गया. ओके, राइट. तो वेट इन एयर इज 120 जी. ऑलराइट, अगर मैंने इसी को इफ आई कीप द सेम इन वाटर, लेट्स से आई हैव अ कंटेनर और मैंने इसी सेम सॉलिड को मैंने वाटर में डाल दिया. सो आई पुट दिस इनसाइड वाटर, something like this. I put it inside water. Now the weight in water is 80 ग्राम या फिर 80 जी. ग्राम मत ही बोलो तो ठीक है, 80 जी बोलो, that is okay. Okay, then if I have another liquid, मान लेते हैं I have another liquid और सेम ऑब्जेक्ट को, सेम सब्सटेंस को, सेम सॉलिड को मैंने इस लिक्विड में रख दिया तो वेट इन लिक्विड is 60 G. Okay, आपको पूछा है what is relative density of solid and that of liquid. मैंने आपको बताया था relative density का मतलब क्या होता है. relative density का मतलब ये होता है, by the way, relative density is density upon density of water. तो ये पता होना चाहिए. relative density by definition, relative density by definition is nothing but density of the substance upon density of water. अब आपको पहले केस में डेंसिटी ऑफ सॉलिड पूछा है. इसी फॉर्मूला को आप फर्दर सिंप्लीफाई करके एक और फॉर्मूला बना देते हो. एंड हाउ दैट फॉर्मूला कम्स, you can take it as an assignment, but easy है. So you can actually find out a formula for relative density of solid as equal to weight in air upon weight in air minus weight in water. आपको उस सॉलिड का अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो एक फॉर्मूला बनता है which is weight in air upon weight in air minus weight in water. I am leaving this as an exercise for you क्योंकि यहाँ पे आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल अप्लाई करोगे. सिंपल, याद है क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल? इफ यू कीप ऑब्जेक्ट इनसाइड अ लिक्विड देयर इज अ फोर्स कॉल्ड एज अपथ्रस्ट. तो जब ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एयर में था तो ओनली mg वाज एक्टिंग ऑन इट. जब ये लिक्विड में है तो mg डाउनवर्ड्स है और एक अपथ्रस्ट है. मतलब जब एक ऑब्जेक्ट एक लिक्विड में है देयर इज लॉस ऑफ वेट. तो वही लिखा है मैंने. दिस इज व्हाट, दिस इज वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट. दिस इज लॉस ऑफ वेट. तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू डिराइव क्योंकि इसके लिए आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा. दैट इज व्हाई यू हैव टू डू इट. ओके,
Good, because we cannot go on deriving every formula here, नहीं तो syllabus खत्म नहीं होगा हमारा. So anyways, simple formula है relative density of solid. Liquid की बात नहीं की मैंने, किसकी? solid की. तो पहले हमको relative density of this solid निकालना है और then relative density of liquid निकालना है. तो relative density of solid is weight in air upon weight in air minus weight in water. What is weight in air? 120 g. What is weight in air again? 120 g. What is weight in water? 80 g. तो ये आ गया आपका 120 g by 40 g. ये आपका आ गया 3/2, है ना? करेक्ट है ना? दिस इज 1 जा, दिस इज 3 जा, तो 3/2 नहीं 3 आएगा. सो ये आ गया 3. ओके, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए एंड बी तो नहीं आने वाला. अभी सिर्फ सी और डी में से चेक करो. फिर जैसे आपने रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकाला है वैसे ही रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे? अब प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा लॉजिकली कनेक्ट करना सीखो चीजों को. जब सॉलिड था तो मैंने सॉलिड लिक्विड के अंदर डाल दिया. मैंने बोला रिलेटिव डेंसिटी बाय डेफिनेशन इज वेट ऑफ सॉलिड इन एयर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, मतलब लॉस इन वेट. राइट, ये कर सकते हो. कब कर सकते हो? जब एक सॉलिड को एक लिक्विड में डाल रहे हो. राइट, बाय डेफिनेशन व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. राइट, मतलब मुझे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर निकालना है तो मैं एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डालूंगा, क्या मिक्स हो जाएगा वो. इफ आई पुट अ लिक्विड इनसाइड वाटर, मिक्स हो गया. करते हो ना, शरबत पीते तो क्या करते हो? मैं क्या कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ. ऑरेंज ड्रिंक है, उसके अंदर पानी है, क्या हो गया? मिक्स हो गया. मिक्स हो गया तो फिर क्या, कैसे कैलकुलेट करोगे आप? तो इसके लिए एक इनडायरेक्ट फॉर्मूला बनता है. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालना इजी है. सॉलिड का पहले वेट एयर में मेजर कर लो, फिर सॉलिड का वेट लिक्विड में मेजर करो. राइट, तो वेट इन एयर अपॉन लॉस ऑफ वेट मिल गया रिलेटिव डेंसिटी. लेकिन लिक्विड के केस में कैसे करोगे? बिकॉज यू कैन नॉट डू दिस. तो इसके लिए इनडायरेक्ट फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड upon weight of solid in air minus weight of solid in water. मतलब इन शॉर्ट आपने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा? लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. लॉस ऑफ वेट किसका? सॉलिड का. लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर. तो ऐसा एक फॉर्मूला बनता है. बिकॉज यू कैनॉट मेजर वेट ऑफ लिक्विड आफ्टर पुटिंग दैट लिक्विड इन वाटर. तो आप क्या बोलते हो? एक सॉलिड लिया, पहले वाटर में डाला, फिर उसी सॉलिड को लिक्विड में डाला. हम चेक करेंगे कि वाटर में कितना वेट लॉस हुआ, लिक्विड में कितना वेट लॉस हुआ, दोनों का रेशियो ले लेंगे. दैट विल गिव अस रिलेटिव डेंसिटी. तो ऐसा फाइंड करते हैं. सो व्हाट इज वेट इन एयर? वेट इन एयर was 120 g, in liquid was 60 g upon 120 g minus 80 g. तो 120 में से 60 मतलब 60 upon 40, that is 3/2. तो 3 and 3/2, option number D is the correct answer. So formulas are important here. So you need to know formulas, obviously. Next question. This is hydrostatic paradox. ये मैंने इन डिटेल थियरी में बताया है. मैं वापस कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं. 3 vessels A, B and C of different shapes contain water up to same height as shown in figure. PA, PB, PC be the pressures exerted by the water at the bottom of the vessel A, B, C respectively. Then मैंने आपको बताया था ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हमने इन डिटेल थियरी क्लासेस में किया है. तो ऐसा है
तीन वेसल है, तीनों का बेस एरिया सेम है, मतलब तीनों का जो बेस है उसका एग्जैक्टली एरिया एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ तीनों वेसल्स का शेप अलग अलग है। समथिंग लाइक दिस मान लो अब। ओके, एंड देन तीनों वेसल में आपने वाटर भर के रखा है टू सेम हाइट, अप टू सेम हाइट, और ऑब्वियसली यू नो सबसे ज्यादा लिक्विड यहाँ पे होगा बी वेसल में, सबसे ज्यादा, सबसे कम लिक्विड होगा ए में, और सी में होगा इन बिटवीन। तो प्रेशर जब आप बेस पे मेजर करते हो पीए, पीबी, पीसी, एंड बाय डेफिनेशन प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स विल बी mg वेट ऑफ द लिक्विड अपॉन एरिया। तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विड हो वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, मतलब पीबी is greater than pressure at the base of B is greater than pressure at the base of C, which is greater than pressure at the base of A. तो PB greater than PC greater than PA, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, बट दिस इज नॉट रियलिटी। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स मैंने इन डेप्थ आपको बताया था कि यहाँ पे होता क्या है, इवन दो सबसे ज्यादा लिक्विड बी वेसल में है, लेकिन प्रेशर at B, at C, at A, they turn out to be equal. तो तीनों के तीनों प्रेशर इक्वल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा क्यों होता है, तो इन थियरी क्लासेस आई हैव टोल्ड यू हम क्या करते हैं, हम एक्शन रिएक्शन पेयर देखते हैं। आपको पता है एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब क्या, अब जहां जहां पे लिक्विड वॉल्स के साथ कांटेक्ट में है, कहां कहां पे कांटेक्ट में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो वाटर जो है एक्शन करेगा वॉल्स पे, और वॉल क्या है, रिएक्शन करेगा, ये आ गया रिएक्शन। इस केस में रिएक्शन जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस को नॉर्मल होता है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट ऑब्वियसली, राइट। उसके बाद आप इस रिएक्शन के कंपोनेंट्स करते हो, एक डाउनवर्ड्स मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड, एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ तो कंपोनेंट सी केस में तो कंपोनेंट होंगे नहीं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स फॉर वेसल ए कैंसल आउट। क्यों कैंसल आउट, वो इसलिए कैंसल आउट होते हैं क्योंकि यहाँ पे भी तो ऐसा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यहाँ पे भी वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हियर और हियर दे कैंसल आउट, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इन ऑल द केसेस दे जस्ट vanish, they cancel out। तो बचा क्या फिर, बचा वर्टिकल कंपोनेंट, तो ऐसा हो गया। देखो अब क्या है कि इन केस ऑफ बी, इवन दो मास ज्यादा था, मतलब mg ज्यादा था, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट्स आ गए, तो मैं इसको बोलता हूं NV या फिर RV, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट फोर्स कितना आ गया यहाँ पे, नेट फोर्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, mg माइनस RV, क्योंकि mg डाउनवर्ड्स, वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शन अपवर्ड्स। प्रेशर कैसे निकालते हो, अपॉन एरिया, अपॉन एरिया। पहले केस में, ए केस में mg भी डाउनवर्ड्स है और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन भी डाउनवर्ड्स है, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आएगा, एडिशन mg प्लस RV, और प्रेशर क्या होता है, अपॉन ए। और सी सबसे इजी केस, सी केस का टेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टली था, मतलब यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे बेस पे जो फोर्स लग रहा है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ mg, तो यहाँ पे तो कुछ बात ही नहीं है, यहाँ पे इट इज जस्ट mg बाय ए प्रेशर।
तो इवन दो बी कंटेनर में लिक्विड ज्यादा था, लेकिन फिर भी प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि फोर्स में एक नेगेटिव टर्म आ गई बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट्स। ए वेसल में लिक्विड भले ही कम था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम प्रेशर होगा, लेकिन नहीं, नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट्स ने हेल्प कर दिया, तो mg प्लस आरवी फोर्स बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो तीनों ही वेसल्स में बेस पे सेम प्रेशर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कल के लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन पेंडिंग रखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। एन एयरक्राफ्ट ऑफ मास 4 × 10 पावर 5 किलोग्राम, तो मास ऑफ एयरक्राफ्ट इज 4 × 10 पावर 5 kg विथ टोटल विंग एरिया। आपको पता है एयरक्राफ्ट के 2 विंग्स होते हैं, यू शुड नो दिस। तो एनी एयरक्राफ्ट हैज 2 विंग्स, so you have an aircraft and it has got 2 wings, something like this। ऐसा एक एयरक्राफ्ट होगा, मान लो अभी आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ एग्जैक्ट डायग्राम्स, तो मान लो बस there are 2 wings, all right, there are 2 wings of an aircraft, something like this, right? Pardon me for wrong drawing because we are not into session of drawing, we are solving physics here, तो समझ लो सिर्फ टोटल विंग एरिया। बट इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं टोटल विंग एरिया, मतलब विंग नंबर 1 का एरिया और विंग नंबर 2 का एरिया, टोटल एरिया। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक विंग का एरिया दिया होता है, तो टोटल करने के लिए 2 करते हो। कभी ऐसा एरोप्लेन देखा है क्या, एक विंग छोटा एक विंग बड़ा? देखोगे भी नहीं आप। तो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन वर्ड्स। टोटल विंग एरिया इज टोटल एरिया। Total area of wing 1 plus wing 2 is 500 meters square. In a level flight, what is level flight? Level flight मतलब ना टेक ऑफ करते वक्त, ना वापस ग्राउंडिंग करते वक्त, लैंडिंग करते वक्त, ये लेवल नहीं होता है। लेवल फ्लाइट मतलब जब फ्लाइट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेवल फ्लाइट, राइट? सो the speed of plane is 720 km/h। आपको r km/h से मीटर पर सेकंड में जाते आना चाहिए। 720 × 5/18 मीटर पर सेकंड, 1 जा 2 2 4 40 45 200 मीटर पर सेकंड, राइट? सो यू हैव स्पीड एज 200 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ इतना तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ एयर एट इट्स हाइट, जिस हाइट पे ये प्लेन है वहां पे एयर का डेंसिटी जो है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। एंड ऑब्वियसली यू शुड नो, अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाते हो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी कम होता है, तो एयर का डेंसिटी कम होता है। तो जिस हाइट पे वो प्लेन है वहां पे उसका डेंसिटी की बात हो रही है। द फ्रैक्शनल इंक्रीज in the speed of the air on the upper surface of the wing related to its lower surface। अब मैं अगर विंग 1 या विंग 2 की बात करता हूँ, दोनों में से कोई भी विंग ले लो, दोनों ही ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है। विंग की जब बात करते हो ना, तो विंग का थिकनेस होता है, तो दिस इज द विंग, उसका थिकनेस है, सो दिस इज विंग। तो थिकनेस है, तो एयर जो है वो ऊपर भी है वो नीचे भी है, विंग के दोनों साइड पे एयर होगा, राइट? गुड। तो फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर, तो ऊपर और नीचे इन दोनों में जो वेलोसिटी ऑफ एयर का डिफरेंस है, फ्रैक्शनल इंक्रीज, कितना इंक्रीज है, फ्रैक्शनल इंक्रीज है, ये फाइंड करना है आपको। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कभी ये आपने सोचा है कि जब एरोप्लेन लेवल फ्लाइट में है, नीचे क्यों नहीं गिर रहा? नीचे तो mg है ही ना, अर्थ की ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच ही रही है ना, तो क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि अपवर्ड फोर्स होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। ये अपवर्ड फोर्स कहां से आता है? ये अपवर्ड फोर्स आता है प्रेशर डिफरेंस से। डिफरेंस इन प्रेशर किसका?
विंग के ऊपर का और विंग के नीचे का, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा और यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इस प्रेशर डिफरेंस से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेवलिंग द फ्लाइट। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, वेट ऑफ एयरक्राफ्ट is balanced by upward force due to pressure difference तो कैसे करोगे, F इक्वल टू mg, बट F क्या है, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, राइट, करेक्ट। नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट प्रेशर डिफरेंस देन? प्रेशर डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे, mg by a, m मास दिया है हमको, मास ऑफ द प्लेन 4 × 10⁵, g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, बोला भी है 10 है, एरिया ऑफ द विंग दिया है क्या, 500, 500 is 510⁻², 4/5 is 0.8, 0.8 ऊपर 10 का पावर 6 है, नीचे 2 है, मतलब 10⁴, मतलब 8 × 10⁻³ पास्कल। पास्कल बोलो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, तो सेम थिंग, ओके। ऑलराइट, सो यहां तक तो आ गए। अब क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड, और क्या दिया है, डेंसिटी दिया है, ओके, और क्या दिया है, प्रेशर डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, ओके। डू यू रिमेंबर समथिंग, अ फॉर्मूला which was relating pressure, speed and potential energy height, मतलब Bernoulli's equation. So you can apply Bernoulli's theorem here. So using Bernoulli's theorem, what was Bernoulli's theorem, by the way? It was pressure on the upper part of the wing P1 plus half rho V1 square, velocity of air on the upper part of the wing, plus rho g y1 is height, equal to P2 plus rho g V2 square plus rho V2 square plus rho g y2। अब ये देखो कि जब एक प्लेन फ्लाई कर रहा है तो अपर पार्ट ऑफ द विंग या लोअर पार्ट ऑफ द विंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगभग सेम ही लेवल पे होंगे, ऐसा ही होगा ना। जब प्लेन उड़ता है तो बहुत ऊपर उड़ता है, तो प्लेन के जो विंग्स होते हैं उसका अपर पार्ट या लोअर पार्ट रफली तो सेम डिस्टेंस पे है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब y1 और y2 रफली सेम है। तो जब y1 और y2 रफली सेम है तो ये टर्म और ये टर्म हो गया कैंसल आउट, मतलब आपको मिल गया P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, राइट, गुड। बट P1 माइनस P2 मतलब डिफरेंस इन प्रेशर, हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज A माइनस B into A plus B, correct, okay, but as you know, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये V1 plus V2 को पहले लिख के डिवाइड बाय 2 कर देता हूं। ऐसा क्यों किया? V1 plus V2 by 2 is एवरेज स्पीड, किसी भी दो नंबर का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइड बाय 2, तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है फ्रैक्शनल इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी होगा, फ्रैक्शनल इंक्रीज या डिक्रीज जो भी पूछा है वो, राइट, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर। तो व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड इज नथिंग बट V1 माइनस V2 बाय V एवरेज, ऐसा आपको पूछा है, राइट, गुड। तो हाउ डू यू डू दिस नाउ? ये जो इक्वेशन है डेल्टा P इक्वल टू V एवरेज रो V1 माइनस V2,
तो यहाँ से V1 माइनस V2 इक्वल टू डेल्टा P अपॉन रो इंटू V एवरेज तो मिल ही जाएगा. हाउ डू यू फाइंड आउट V एवरेज? डिड दे से समथिंग? स्पीड 720. कौन सा स्पीड? कौन सा स्पीड? ऊपर का, नीचे का, किसका? तो ये एवरेज स्पीड की बात कर रहे थे यहाँ पे. दे वर टेलिंग यू दैट दिस इज एवरेज वेलोसिटी, राइट? तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी है. हमें क्या चाहिए? हमें V1 बाई V2 अपॉन V एवरेज चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शनल इंक्रीज चाहिए. तो व्हाट आई विल डू इज सिंपल थिंग. मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के बाद मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं V एवरेज के साथ. पहले सिर्फ V एवरेज था न्यूमरेटर में, मैंने अभी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को V एवरेज से, राइट? तो यहां से मिल जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन रो V एवरेज का स्क्वायर. ऐसा करने के पीछे रीजन, डेल्टा P हमने फाइंड किया. क्या था डेल्टा P? किया ना फाइंड. 8 into 10 power 3 पास्कल्स. पास्कल. डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया है? 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. वी एवरेज 200 का एवरेज 2 मतलब 200 का स्क्वायर 2 into 10 power 2 का स्क्वायर. So this is 8 into 10 power 3 upon 1.2 into 4 into 10 power 4. 1 जा 2 जा 1 जा 0.6 जा. इसको सॉल्व करते जाओ and you will get after solving this 0.17 roughly 0.17 roughly मिलना चाहिए. है क्या आंसर में 0.17? यस. खत्म. डन. तो मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन एक्चुअली सिंपल है. आइडिया है कि एक प्लेन है जो लेवल फ्लाइट में है. लेवल फ्लाइट मतलब हॉरिजॉन्टल है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ना टेक ऑफ कर रहा है ना लैंड कर रहा है. लेवल में है मतलब डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी का किसी ने तो बैलेंस करना चाहिए. किसने बैलेंस किया? प्रेशर डिफरेंस ने. कौन सा प्रेशर डिफरेंस? प्लेन का जो विंग होता है उसके ऊपर और उसके नीचे एयर है, तो एयर का वेलोसिटी अलग अलग है ऊपर और नीचे, तो प्रेशर डिफरेंस अलग अलग है वहां पे. तो वो जो प्रेशर डिफरेंस का फोर्स है उसने, वो अपवर्ड फोर्स है, उसने mg को बैलेंस किया, राइट? तो सबसे पहले डेल्टा P इक्वल टू mg बाई a ये निकालते आना चाहिए. फिर आप ऊपर की विंग और नीचे की विंग पे जो एयर फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एयर फ्लो हो रहा है, उस पे आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर दो. अब विंग का ऊपर का पार्ट या नीचे का पार्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट से तो सेम लेवल पे हो. कितना थिकनेस होगा विंग का? विंग का थिकनेस कितना होगा? फ्यू मीटर्स, मैक्सिमम फ्यू मीटर्स, राइट? मेरे हिसाब से तो 2-3-4 फीट के ऊपर होता नहीं है वो, 5 फीट 10 फीट, राइट? तो विंग जो है ज्यादा थिक होता नहीं है, तो उसका हाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड y1 y2 सेम. दो टर्म्स गए. p1 minus p2 equal to half rho v1 square minus v2 square, right? What is p1 minus p2? Difference in pressure. v1 square minus v2 square मतलब a square minus b square का फॉर्मूला लगेगा, a minus b into a plus b. यहाँ पे जो ये v1 plus v2 by 2 आया ये एवरेज स्पीड है, और हमको एवरेज स्पीड देके ही रखा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा थोड़ी बोला है कि 720 किलोमीटर पर आवर ऊपर विंग के ऊपर की सरफेस पे स्पीड है या विंग के नीचे की सरफेस पे स्पीड है. नहीं, तो एवरेज स्पीड है. okay, तो वी एवरेज मिल गया. हमें पूछा है फ्रैक्शनल इंक्रीज. फ्रैक्शनल इंक्रीज मतलब डिफरेंस इन स्पीड अपॉन स्पीड. ये होता है डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शनल. 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस, उसमें आपने फ्रैक्शनल एरर ये भी डिफाइन किया है, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू, राइट? गुड. तो मुझे v1 माइनस v2 बाई v एवरेज चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन में है, फिर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद v एवरेज, तो v एवरेज स्क्वायर अपॉन v एवरेज. फिर हमको मिल गया v1 माइनस v2 अपॉन v एवरेज एज डेल्टा p अपॉन रो v एवरेज स्क्वायर. डेल्टा p हमने फाइंड किया, रो दिया है, v एवरेज भी दिया है. That's it. खत्म क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, a plane is in level flight at constant speed and each of its two wings, देखो इसलिए मैंने बताया था कि टोटल एरिया और each of its two wings, read the question carefully, each of its two wings has area of 25 meter square, so total area will be 2 times of area of each spring, 2 into 25, that is 50 meter square. If the speed of air on the upper and lower surface, V1 270 km per hour, V2 234 km per hour, right? Then the mass of the plane is. Now this is a very straightforward question because अभी अभी आपने एक इक्वेशन लिखा था delta P into A equal to mg, right? लिखा था आपने, okay, right? You're supposed to find out mass बोला है ना, mass, तो m क्या आएगा, m आएगा आपके पास delta P A by G, delta P मतलब P1 minus P2 A by G, but P1 minus P2, look at this, half rho V1 square minus V2 square, तो ये आ गया आपका half rho V1 square minus V2 square A by G. Density of air ये 1 बोला है, तो 1 बोला है, V1 270 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 75 आता है, ये 270 into 5 by 18, ये सॉल्व करने के बाद 75 मीटर पर सेकेंड आता है, 75 मीटर पर सेकेंड. आई डोंट हैव स्पेस सो आई एम नॉट डूइंग कैलकुलेशंस हियर. 234 आता है 65 मीटर पर सेकेंड, 234 5 by 18, 18 का ये फैक्टर आता है 18 183 3 13 5 13 5 राइट, 1 and 13 जा, तो ये 65 आता है, that is also correct, no issues with this. V1 is 75 square and V2 is 65 square. Area, total area is 50 by G की वैल्यू 10 ही मान लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए ठीक ही रहेगा. अब आपको 75 और 65 का स्क्वायर तो ऐसे ही आना चाहिए, वैदिक मैथमेटिक्स मैंने ट्रिक बताई थी आपको, आई हैव टोल्ड यू, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद 5, अगर 75 का स्क्वायर लेना है तो पहले 5 का स्क्वायर लिख लो 25, पहला डिजिट कौन सा है 7, उसके बाद का नंबर कौन सा आता है 8, तो 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा, राइट, और उसको यहाँ पे लिख दो, तो यू शुड नो स्क्वायर ऑफ दिस इज 5625. 65 का स्क्वायर कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर लिखो, 6 पहला डिजिट है, 6 का अगला नंबर 7, 6 into 7 42, ये आ गया आपका स्क्वायर. तो हाउ डू यू find square of number ending with 5? For example, for an example, 85 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 8 का अगला नंबर 9, 9 into 8 72, 7225 स्क्वायर ऑफ 85, तो ये आपको पता होना चाहिए 5625 और 4225 आता है, ये आ गया आपका 5 1 by 2 5625 minus 4225, 1400 आ गया, ये रफली यस 1400 का डिफरेंस आ गया into 5, तो ये आ गया आपका 1400 by 2 into 5, तो 700 into 5, that is 3500 kilograms है क्या, ऑप्शन नंबर सी. So this is the way of doing things. I don't want you to find this over again, क्योंकि हमने किया ना, ये लास्ट इसमें किया ही ना हम लोगों ने, तो this is how you are supposed to do it, okay, right? And by the way, can you find out square of 115? Check it out. Yes, you can. 25, 11 का अगला नंबर 12, 11 into 12 कर लो, जो भी नंबर आएगा लिख दो, तो आना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था कि ये P1 minus P2 का फॉर्मूला
बर्नौलीज थ्योरम से इंस्टेड ऑफ डिराइविंग, पिछले एग्जाम्पल के रेफरेंस से याद है क्या? याद कर लो अब, क्योंकि हम हर बार तो ये इक्वेशन डिराइव करने नहीं जा सकते, तो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू स्टार्ट रिमेंबरिंग फ्यू थिंग्स नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉरसिलिस बैरोमीटर used mercury, but Pascal duplicated it using French wine of density 984 kilogram per meter cube. In that case, the height of wine column for normal atmospheric pressure is. तो क्वेश्चन तो इजी है. आपको सबसे पहले बैरोमीटर क्या होता है ये पता होना चाहिए, उसके रिलेटेड इक्वेशन पता होना चाहिए. So in any case, instead of going into theory, क्योंकि theory part you are supposed to do yourself, तो आपको पता है barometer is a device which is used to measure atmospheric pressure. दो डिवाइस सीखे थे हमने, एक था बैरोमीटर, एक था मैनोमीटर. मैं थोड़ा बता देता हूँ थियरी, इट्स ओके, वी कैन स्पेंड सम टाइम ऑन रिवाइजिंग थिंग्स. बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है. मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ समथिंग एल्स लाइक गैस, लाइक व्हेन द लिक्विड इज फ्लोइंग. ओके, तो बैरोमीटर क्या था मैं आपको बता देता हूँ, रफली बता देता हूँ. हमारे पास एक प्लेट होता है जिसमें थोड़ा सा मर्क्यूरी हमने लेके रखा है. लिटिल बिट ऑफ मर्क्यूरी इज ऑलरेडी देयर, लिटिल बिट. ओके, इफ यू वांट यू कैन जस्ट पुट नो मर्क्यूरी हियर, चलता है. फिर आप रफली एक 100 सेंटीमीटर का ट्यूब लेते हो. इस 100 सेंटीमीटर के ट्यूब में आप मर्क्यूरी को फिल करते हो, राइट. फिर इसको आप उल्टा कर देते हो सीधा इस कंटेनर में. ये करने से क्या होता है, ये करने से ऐसा होगा that some amount of mercury will spill out. थोड़ा बहुत मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा. So little bit of mercury comes out. Just a minute. एक मिनट रुक जाओ. Why I'm not able to? Doesn't matter. So some amount of mercury will spill out. थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर आ गया. ओके, और ऊपर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज टॉरसिलिस वैक्यूम. तो इन दिस केस आपने 2 पॉइंट लिए थे, एक पॉइंट लिया था यहाँ पे, एक पॉइंट लिया था यहाँ पे. और क्योंकि ये दोनों के दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो आप बोलते हो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी. मे बी हमने कुछ पॉइंट्स को नाम अलग दिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर, क्या ही फर्क पड़ता है, डजंट मैटर, है ना. पॉइंट्स तो पॉइंट आई कैन कॉल ए बी सी डी ई एफ, मेरी मर्जी, जो बोलना है बोलो. बी पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ए पॉइंट के ऊपर मर्क्यूरी का कॉलम है और उसके ऊपर वैक्यूम है. वैक्यूम का तो प्रेशर होता नहीं, वैक्यूम तो वैक्यूम है, करेक्ट, राइट. तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉलम ऑफ मर्क्यूरी. मतलब PA is H rho G and PB is atmospheric pressure, करेक्ट. तो PA H rho G है और PB atmospheric pressure है क्योंकि B पॉइंट के जस्ट ऊपर एटमॉस्फेयर है. तो कंबाइनिंग यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आप बोलते हो कि मैं मर्क्यूरी कॉलम का हाइट देख के एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता सकता हूं, क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 pressure at A which is H rho G, pressure at B which is atmospheric pressure, but PA equal to PV, मतलब pressure at point B is H rho G, मतलब pressure, atmospheric pressure you can measure with the help of H rho G. मैंने बता दिया नॉर्मली थियरी, बट यू हैव टू डू दिस. अब ये था टॉरसिलिस का बैरोमीटर. अब पास्कल ने क्या किया, पास्कल ने बोला चलो ठीक है, इस भाई साहब ने मर्क्यूरी यूज किया, मेरे पास मर्क्यूरी नहीं है, मेरे पास वाइन है, फ्रेंच वाइन है,
मैं मर्क्यूरी की जगह पे फ्रेंच वाइन डाल देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ने वाला है? मतलब अकॉर्डिंग टू पास्कल उसने बोला कि मैं फ्रेंच वाइन यूज करूंगा, तो फ्रेंच वाइन यूज किया तो डेफिनेटली हाइट तो सेम रहने नहीं वाला, कम होगा या ज्यादा होगा हम देखेंगे, बट हाइट ऑफ द कॉलम विल नॉट बी द सेम. ओके, इट विल नॉट बी द सेम. तो सिर्फ ये याद रखना, ये जो हाइट है इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम. मैं इस हाइट को कुछ और नाम दे देता हूँ. आई विल से हाइट ऑफ फ्रेंच वाइन, यहाँ पे हाइट ऑफ मर्क्यूरी. लेकिन दोनों के दोनों बैरोमीटर क्या काम कर रहे हैं? दोनों के दोनों बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने का काम कर रहे हैं, और दोनों के दोनों बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का काम कर रहे हैं. मतलब प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर मेजर्ड बाय टॉरसिलिस बैरोमीटर is equal to pressure of atmosphere measured by Pascal's barometer. But pressure is H rho G, लेकिन टॉरसिलिस ने यूज किया था मर्क्यूरी और इसने यूज किया फ्रेंच वाइन. जी जी हो गया, कैंसल कैंसल. आपको पूछा है हाइट कितना होगा किसमें? पास्कल्स के बैरोमीटर में. तो हाइट ऑफ फ्रेंच वाइन पूछा है, तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन. हाइट ऑफ मर्क्यूरी कितना है उन्होंने बताया होना चाहिए, राइट? नहीं बताना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए 76 सेंटीमीटर आता है. फॉर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन टॉरसिलिस बैरोमीटर 76 सेंटीमीटर, वो पता ही होना चाहिए आपको, मतलब 0.76 सेंटीमीटर. गुड इनफ, गुड इनफ. व्हाट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी? 13.6 into 10 power 3. What is density of French wine? 984. Okay, अभी इसको solve करो. Solve this. So you will get around 10.5 meter. 10.5 meter. 10.5 meter. Roughly 35 feet. Roughly 35 feet. Okay. तो मेरे जो घर है उसका भी हाइट नहीं होगा उतना. So you understand why you have to use mercury and not any other liquid inside barometer to measure pressure. क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी के केस में 1 एटमॉस्फेयर के लिए सिर्फ 76 सेंटीमीटर तक जा रहा था. सेम प्रेशर के लिए फ्रेंच वाइन यूज किया तो 10.5 मीटर, 1 मीटर रफली 3 फीट होता है, रफली होता है. So that is the issue here. So that's why you cannot use or you don't use liquids of less density to measure pressure using barometer. Next question. A metal ball B1 density 3.2 gram per centimeter cube is dropped in water while another ball B2 with density 6 gram per centimeter cube is dropped in a liquid of density 1.6 gram per centimeter cube. Very good. If the two balls have the same diameter, मतलब same radius, and attain the same terminal velocity, the ratio of viscosity of water to that of liquid is. ऐसा है, आपके पास एक कॉलम है जिसमें वाटर है और एक कॉलम है जिसमें कोई और लिक्विड है. So one column is filled with water and you have another column which is filled with some other liquid whose density is 1.6 gram per centimeter cube. You are dropping one ball here, another ball here. तो ये बॉल B1 है, ये बॉल B2 है, ये वाटर है, ये सम लिक्विड है. ओके, डेंसिटी ऑफ बॉल है ना, मेटल बॉल B1 डेंसिटी
of ball B1, 3.2 gram per cubic centimeter is dropped in water. So density of liquid in case one water का density 1 gram per centimeter cube होता है, 1000 kilogram per meter cube in SI units. In case number 2, density of second ball is 6 gram per centimeter cube, or density of liquid used here is 1.6 gram per centimeter cube. Both balls have same diameter, मतलब diameter of ball B1 and diameter of ball B2 same, मतलब radius is same, मतलब radius is constant, and they attain same terminal velocity. So velocity, terminal velocity is also constant. Ratio of viscosity, if you remember, V is equal to 2 by 9 R square G rho minus sigma by eta. ये होता है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला. पहले तो क्या क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, राइट? करेक्ट, ऑल दीज आर कांस्टेंट. तो मैं एक काम करता हूं, जस्ट फॉर द केस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, मैं इस v को यहाँ लाता हूं और इस ईटा को यहाँ ले जाता हूं. अब हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे. हम बोलेंगे r कांस्टेंट क्योंकि बोला है, g तो कांस्टेंट ही है, v कांस्टेंट है क्योंकि बोला है, तो इसका मतलब ईटा इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द बॉल एंड द लिक्विड. तो आपको रेशियो पूछा है ना, रेशियो ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, मतलब इन द फर्स्ट केस, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, तो ईटा 1 बाई ईटा 2 पूछा है, तो ये आएगा डेंसिटी ऑफ बॉल B1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉल B2 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. तो डेंसिटी ऑफ बॉल B1 कितना, 3.2 माइनस 1, ये कितना, 6 माइनस 1.6, 3.2 minus 1 is 2.2. This is nothing but 4.4. 2.2 by 4.4 is 1 by 2. 1 by 2 is 0.5. Option number B. हो गया क्वेश्चन खत्म. Right. So this is how you are supposed to solve this particular question. All right. So that's sufficient for today. We'll solve more questions in the next session.